अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है हस्बे मामूल नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी इतने ही रंग है जितने रंग आपकी टाई में है। अच्छा जी, लेकिन जैसे आपकी टाई में सुर्ख रंग गालिब है, इसी तरह जो रेड कलर है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे गालिब है। शिद्दत बढ़ती जा रही है, हिद्दत बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 3 चूहों के शिकार की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो की मिनिस्टर्स हैं वो अपोजिशन को ऑफर कर रहे हैं कि आप आएँ हमारे साथ बात करें। एक तरफ आर्टिकल 6 लगाने की भी बातें हैं, 63A की तशरीह की भी बातें हैं, न्यूट्रल वर्ड की तशरीह की भी बातें हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऐलानात दोनों तरफ हो रहे हैं कि हम जलसों के ज़रिए अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। इतनी अनरेस्ट है, इतनी गैर यकीनी सिचुएशन है, और उसमें भी बजाय ये कि हुकूमत जल्दी मामलात को निपटाती, मामला चला गया है 27 मार्च के बाद। किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन ये टाइमलाइन है क्या और आपकी प्रेडिक्शन क्या थी इस बारे? सबसे पहले उसे शामिल करेंगे जी। इसी तरीके के साथ इमरान खान की कोशिश होगी कि इसको डिले किया जाए ताकि वो अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर ले और जो भी उन्होंने इक़दाम करने हैं इसके खिलाफ, इसको नाकाम बनाने के लिए उसको ज़्यादा और टाइम मिल जाए। तो अपोजिशन चाहेगी जल्दी से जल्दी हो और इमरान खान और गवर्नमेंट चाहेगी देर से देर हो, और सारा कुछ जो गेम है वो स्पीकर के हाथ में चली जाएगी। और अगर स्पीकर की नीयत ठीक नहीं है और ना आइन की रूह ना उसका लेटर जो है उसको वो उसके बारे में वो पाबंद है, तो वो गड़बड़ कर सकता है। ये कोशिश करेगा गड़बड़ करने की। ये डिपेंड करता है कि ऑपोजिशन उसको कैसे टैकल करती है, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। पता नहीं क्या बात है, मैं समझता हूँ कि वो आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे। जहां भी उनको मौका मिलेगा वो गड़बड़ करेंगे, अपने स्पीकर को कहेंगे गड़बड़ करे। तो अगले जो दिन आ रहे हैं, ये अगले 15-20 दिन या महीना जो आ रहा है, ये बड़ी अफरा तफरी होगी इस मुल्क के अंदर। मैं आपको बता दूँ ये बात को लटकाने से क्या मिलेगा? इतना एंड तक मार्च के क्यों चले गए? देखिए मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया था कि जब ये लॉन्च करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उस वक़्त इनकी ये कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि इनकी जो फोर्सेस हैं उन्होंने इकट्ठी कर ली होंगी। अच्छा। अपने नंबर्स गिन के पक्के करके जिन लोगों को लाना है हमारा, इन्होंने होमवर्क करके ये करेंगे, उससे पहले ये करेंगे नहीं। मगर उसके बाद जो हुकूमत है वो जब रिएक्ट करेगी, तो जो उन्होंने लोग तोड़े हैं या उन्होंने जिन लोगों को बचाना है या पक्के करना है, फिर हुकूमत जो है वो हरकत में आएगी। अच्छा। हुकूमत उस वक्त तक हरकत में नहीं आएगी जब तक ये अपने पत्ते नहीं दिखाएंगे। इनके पत्ते अब इन्होंने दिखा दिए कि जी हम 2 चीज़ें करने जा रहे हैं। एक ये कि आपके लोग तोड़ने जा रहे हैं, हमने 21 लोग तोड़ लिए। दूसरा ये है कि आपके पास 24 के करीब इत्तेहादी हैं, जिनमें से हम 15 से 20 उनको भी तोड़ेंगे, उनको भी साथ लेके आएंगे। और आपको याद होगा, मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि ये 200 का टारगेट है इनका, कि अगर इधर गड़बड़ हो जाए तो इधर ना गड़बड़ हो, तो कम से कम 10-20 की कांस्टेंट लीड होनी चाहिए। ये सुनवा दें तो सुनवा दें। ये पता चल गया ना इत्तेहादियों को कि इनके नंबर पूरे हो गए हैं 172, तो वो भी इधर आ जाएंगे। तो जब वो कूद के आएंगे तो 200 टप जाएगा। अब इनको समझ आ रही है कि यार ये ऑपोजिशन है तो 200 बंदे इकट्ठे ना कर लें। और मैं आपको बताऊं कि अगर नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, कामयाब 15-20 वोटों से हो जाएगा। अच्छा, छोटी मोटी डिफीट नहीं होगी, ठीक ठाक डिफीट होगी। अभी तक जो मैच चल रहा है ना, उसमें कुछ ऐसी पोजीशन है वोट्स की, ऐसी, और होनी भी ऐसी थी, बिकॉज ऑपोजिशन ये रिस्क नहीं ले सकती थी कि सिर्फ जो लोग उनके हैं उनको तोड़ा जाए, क्योंकि किसी न किसी स्टेज पे स्पीकर गड़बड़ कर सकता है। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है कि स्पीकर साहब की और PTI का ये मौक़िफ़ है कि, और ये काफ़ी अरसे से ये लोग शुरू हो गए हैं अब ये कहना कि अगर कोई बंदा क्रॉस करता है फ्लोर तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे और उसका वोट को काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये ऑपोजिशन रिस्क, हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, मगर जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ 10-15 दिन वहाँ लग जाएंगे, तो वो जो मोमेंटम होता है वो टूट जाएगा। तो इसलिए ऑपोजिशन ने ये सोचा कि एक तरफ तो हम करें और देखते हैं स्पीकर का क्या रवैया है उसके बारे में, मगर दूसरी तरफ जो है इत्तेहादियों को भी तोड़ के साथ लेके आए। तो देखिए ना, आज अगर इत्तेहादी अनाउंस कर देते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि हम 20 लोग गवर्नमेंट को छोड़ के हमने ज्वाइन कर लिया ऑपोजिशन, और ऐलान कर देते हैं इकट्ठे बैठ के, तो हो गया ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 162 उनके पास पहले हैं, 20 आ गए, 182 हो गए, 172 की जरूरत है। तो अब उसके बाद इन PTI के लोग आए या ना आए, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन आपने जो बात कही थी, आपने कहा था कि एन वक्त तक अनाउंस नहीं करेंगे। अभी आपने अनाउंस करने की बात की है। हैरत अंगेज तौर पे MQM भी सबसे मिल रही है, मुस्लिम लीग काफ भी सबसे मिल रही है, लेकिन कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रहा। वो जो आपकी प्रेडिक्शन थी, हम पहले वो सुन लेते हैं ना, आपके अल्फाज क्या थे जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब
अगर जाते भी हैं इत्तेहादियों के पास, तो जब अगर इत्तेहादियों ने उससे पहले ही फैसले कर लिए हैं और वादा अपना दे दिया है कि हम ऑपोजिशन के साथ खड़े होंगे, अच्छा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि वो हो गया ऑलरेडी। इत्तेहादी जो हैं छोड़ रहे हैं इमरान खान को। अच्छा। हाँ, छोड़ रहे हैं। अब इमरान खान साहब को उनके पास जाना जो है, उनकी इज्जत बढ़ जाएगी, मगर खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा। इत्तेहादी ऐलान ये कह देंगे कि वो साथ छोड़ें या नहीं? इत्तेहादी अभी नहीं कहेंगे। इत्तेहादी आखिरी वक्त तक अपने हाथ में अपने पत्ते रखेंगे, ये मैं आपको बता दूं, और वो अपनी इज्जत बढ़ाएंगे खान साहब से। मगर जब वक्त आएगा तो वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब खान साहब को अलविदा करना का वक्त आ गया है। जी सेठी साहब, आपने ये कहा कि इत्तेहादी ऐलान नहीं करेंगे, इसमें हिकमत क्या हो सकती है? वो इसीलिए क्योंकि इत्तेहादी आखिरी वक्त तक इंतज़ार बैठेंगे। उन्हें ये पता है कि आखिरी यक्के जो है उनके पास है। और आपने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक तरफ कह रहे हैं कि हमने खान साहब को एडवाइस दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप अपनी कोशिशें जारी रखें, हमारे साथ राब्ते रखें। दूसरी तरफ उन्होंने बाकी राब्ते खोलने शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि जिस तरीके से चीमा साहब जो कि उनके तारिक बशीर चीमा साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं, वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, और जैसे शेख रशीद बातें कर रहे हैं PMLQ के बारे में, उधर असद उमर साहब जो बातें कर रहे हैं PMLQ के बारे में, तो नज़र तो ये आ रहा है कि अब अलहदगी हो गई है। मगर उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया, और मैं आपको ये बताऊं अनाउंस आखिरी स्टेज तक जाके करेंगे ये, जबकि फिर क्योंकि उसके बाद उनके लिए वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह इमरान खान साहब का खौफ है या एस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना? नहीं, देखिए अभी तक तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अच्छा। मगर आपको पता है कि PTI किस किस्म के अफवाहें चला रही है? क्या? अब मेरा ख्याल है जिक्र कर देना चाहिए। PTI की तरफ से हर रोज़ एक नई अफवाह शुरू होती है कि जी हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुका हो गया, हमने एस्टेब्लिशमेंट का डील कर लिया। हालांकि ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक ये इशू ही नहीं है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का। ये और बहुत से इश्यूज थे जिसके साथ प्रॉब्लम्स बन गए हैं बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब। सारी 70% पाकिस्तान की अफवाज जो है वो पंजाब से आती है। अब पंजाब के अगर उनको इमरान खान की वजह से, क्योंकि उसके सतून बने हुए हैं और इनको बुरा भला कहा जाए, तो जाहिर है उनको तकलीफ होती है। उनकी रिक्रूटिंग ग्राउंड है उनके शहीद सारे वहाँ से आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो खान साहब को बहुत समझाया फौज ने कि जी दो चीज़ें करें आप मेहरबानी करके। एक तो ये कि जो सेम पेज की अब कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेम पेज करेंगे तो फिर कारकर्दगी भी करके दिखाएं, ताकि हमारी बदनामी ना हो कि हम आपके साथ खड़े हैं। आगे लोग कहते हैं हमने आपको सेलेक्ट किया, आपको लेके आए वगैरह वगैरह, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। तो एक तो ये इश्यू है। दूसरा इशू ये था कि खान साहब ने जो फ़ौज के इंटरनल मामले हैं, जैसे DGI कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हालांकि आईनी तौर पे वो प्राइम मिनिस्टर का हक़ है, मगर आज तक फ़ौज ने मदाखलत नहीं होने दी इन चीज़ों के अंदर। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये आइन अपनी जगह पे ठीक है, मगर हमें कंसल्ट किए बगैर आप कोई DGI नहीं लगाएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल एक फ़ौजी ने जाना है वहाँ, सर्विंग फ़ौजी ने वहाँ जाना है, और उसका ताल्लुक GHQ के साथ है। एक डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन है, ठीक है, अपॉइंटमेंट आपकी है, मगर हम में से है, एंड एट द एंड ऑफ द डे GHQ को रिपोर्ट करता है फॉर वेरियस अदर थिंग्स। तो इसको आप डोंट इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। आपने जनरल फैज़ को लगाया, ओके, बट अब इट्स टाइम फॉर अ न्यू DGI, और जनरल फैज़ को हमने कोर में भेजना है, बिकॉज उनकी कोर की रिक्वायरमेंट है। आप उनके साथ ये ना करें कि उनको कोर से महरूम कर दें DGI। खान साहब ने उनके साथ झगड़ा ले लिया इसके ऊपर। अब जो तारीख हमें बताती है कि जब आप फ़ौज के साथ झगड़ा इस किस्म का ले लेते हैं तो फिर आमतौर पे माफ़ी नहीं होती। अब एक छोटी सी चीज़ थी डॉन लीक्स, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने माफ़ नहीं किया था। इसी तरीके के साथ मोहम्मद खान जुनेजो जो 1988 में, अब तारीख थोड़ी सी बता, ज़ियाउल हक का दौर था, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये रिपोर्ट शाया करनी है उजरी कैंप की, और ज़ियाउल हक ने कहा इनकी छुट्टी करा दो। तो 99 देख लें, हाँ। जब आप प्रेडिक्ट करते थे कि नवाज शरीफ साहब जाने वाले, तो इसीलिए क्योंकि पता चल जाता था कि अब फौज की जो लीडरशिप है वो नाराज़ है, ये उनके इश्यूज हैं, और अगर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का उनको मामले हल नहीं करता तो फिर वो कहेंगे जी जाओ फिर किसी और लैंड में। बिकॉज उसकी वजह ये थी कि आज तक यही हुआ है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है फॉर वन रीजन और अनदर, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है। अच्छा। और जो नया आता है उसके अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है किसी न किसी लेवल पे। अच्छा। बहुत कम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं यहाँ। एक 2013 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ,
तो अब आगे भी तो तैयारी इसी की हो रही थी ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वगैरह। तो इसीलिए खान साहब बड़े कीन थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी हो और ISI जो है वो भी इनका सपोर्ट करे। तो इसलिए और फौज जो थी उसकी लीडरशिप परेशान थे कि यार कितने सानू मरवान लगे ने, खानू जरा न्यूट्रल होने दो। बिकॉज आपको पता है ऑपोजिशन ने भी फिर टारगेट करना शुरू कर दिया था कि जी आप तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम हमारे मुंह ना खुलवाओ तो एंड सो ऑन। तो अब ये मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की अब गेम नहीं है और PTI इसको पेंट करना चाहती है कि यार ये तो एक बंदे की बात है, फौज हमारे साथ है। ऐसी बात नहीं है, ये एक्सटेंशन की बात नहीं है, ये फ़ौज की इंस्टीट्यूशनल जो वो समझते हैं उनके हक हैं या जो वो समझते हैं उनकी राइट्स हैं, उसके ऊपर खान साहब जो हैं वो पाँव रख रहे हैं। इमरान ने अपने नवाज शरीफ साहब ने भी हल्की सी कुछ फैसले करने की कोशिश की, छेड़खानी हल्की सी करके कोशिश की थी, और वो उसको भी उन्होंने नहीं माना। तो ये तो बिल्कुल जहाँ खान साहब पहुंचे हुए हैं वहाँ तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि इनका वक्त आ गया अब जाने का। तो अब आपने इसको लिंक किया, वो चौधरी हजरात इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये तो नहीं है कि अभी तक तो न्यूट्रल ही चल रहा है, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा और हमें ये लग रहा है कि खान साहब की हो रही है छुट्टी, बिकॉज सतून नहीं है। सतून नहीं है तो फिर हमारे ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, हम अपना सोचें। अगर तो सतून है तो फिर सतून को पूछना पड़ेगा, और अगर सतून नहीं है तो फिर अपने खुद करना पड़ेगा। खुद तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि खान साहब के साथ नहीं रहा जा सकता, मगर वो फिर भी है ना, ये जो प्रोपेगेंडा बाहर चल रहा है कि हमारा हो गया तय, आखिरी वक्त पे एस्टैब्लिशमेंट हमारा साथ देगी, तो ये फिर प्रोपेगेंडा जो है ना, ये फिर लोग परेशान कान रख लेते हैं और ये दिन रात ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। ओ जी खत्म होगी गल, ओ जी खत्म, एस्टैब्लिशमेंट इवेंचुअली जो है ना वो खान साहब के साथ आएगी और ये जो बेचारे PDM वाले हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं इनके साथ फिर हाथ हो जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट ने इनको वो ट्रक की बत्ती लगाया हुआ है। ये एक बयानिया चल रहा है साथ साथ, और जैसे ही लगता है कि अपोजिशन स्ट्रांग हो रही है तो ये बयानिया PTI की तरफ से फिर इसे कहते हैं ना ट्रेंडिंग होनी शुरू हो जाती है, गॉसिप, माइंड मेकिंग, पॉलिटिकल गॉसिप, पॉलिटिकल गॉसिप जो चल रही है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब आसानी से सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और फर्स्ट टाइम हमने ये ऑब्जर्व भी किया कि अपर रहनुमा जो कि इससे पहले ज़रा सादा लहजे में बात करते थे, दबे लफ्ज़ों में, अब वो भी लगी लिपटी के बगैर इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जैसे मामला तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने इस बारे में क्या निशानदेही की थी, वो सुनते हैं। ये मुमकिन है कि स्पीकर के ज़रिए इमरान खान साहब ऐसी हरकतें करें जिसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, और जब ऐसे होगा तो फिर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री को दावत एक किस्म की मिलेगी टू स्टेप इन। और हमेशा फ़ौज उस वक्त स्टेप इन करती है जब सियासतदान आपस में एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं और कोई रास्ता नहीं निकलता। ऐसा ही कुछ हो रहा है, जो मुख्तलिफ सियासतदान है वो इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं और उधर से जवाब भी ऐसा ही आ रहा है, तुर्की ब तुर्की। वो सुनते हैं। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल, ये फिक्र ना करना। फिर हम उसका जमहूरी और सियासी तौर पर भरपूर मुकाबला करेंगे और बताएंगे तुम्हें कि तुम अगर अपने कोई वहाँ पर जत्था लाना चाहते हो तो फिर इंशाअल्लाह हम अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और फिर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। रेंजर्स और FC को ये पार्लियामेंट भी और इनके लॉजेस भी देंगे ताकि इनकी शिकायत ना हो। 245 के तहत हम फ़ौज बनाने का भी इख्तियार रखते हैं, लेकिन ये इतनी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये रेंजर्स के हवाले करने की बात 2 अप्रैल तक, इसको आप कैसे देखते हैं? लहजों से तो ऐसे लग रहा है कोई तूफान आ रहा है। अगर एक तरफ उस दिन टाइगर फोर्स हुई और दूसरी तरफ अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार, तो सिचुएशन किधर जाएगी सेठी साहब? सिचुएशन मैंने जैसे पहले कहा कि ये खान साहब चाहते हैं कि तसादुम हो, और इसीलिए उन्होंने जो धमकी दे रहे हैं कि जिस दिन वोट नो कॉन्फिडेंस होगा उससे एक दिन पहले वहाँ बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करेंगे, इनके जैले होंगे, इनके यूथ विंग होगी, ब्रिगेड्स होंगी इनकी सारी। अच्छा। और इनका कोशिश ये होगी कि धमकी हो पार्लियामेंट को, जैसे ये कंटेनर पे खड़े होके करते थे। मैं समझता हूँ कंटेनर फिर लाएंगे ये। अच्छा। खान साहब खुद चढ़ जाएंगे उसके ऊपर और या इनके लीडर्स वहाँ पहुँच जाएंगे, बिकॉज इनका तो मौक़िफ़ ये है ना कि हम तो पार्लियामेंट जाएंगे ही नहीं, हम तो पार्लियामेंट जाएंगे ही नहीं। जिन्होंने पार्लियामेंट आना है वोट करने के लिए वो आ जाएं। तो इसलिए ये सारे वहाँ खड़े होंगे और ये कंटेनर से लगे होंगे अपना पार्लियामेंट को जिसे कहते हैं ना घेराव करके, और फिर ये कहते हैं कि उसमें से गुजर के जाना, इत्तेहादी हो चाहे या ऑलरेडी एक धमकी है ना कि आप कैसे गुजर के जाएंगे। अगर 10,000 बंदा भी है, 10 लाख तो छोड़े, 10,000 बंदा भी है,
तो कैसे आप उसके दरमियान में से जाएंगे? वहाँ तो मार कुटाई हो जाएगी, वहाँ तो शोर शराबा हो जाएगा, वहाँ धक्के लगेंगे। यहाँ तो पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार करने जाए पुलिस, तो वहाँ धक्के और मार कुटाई शुरू हो जाती है, सर तोड़ने शुरू कर देते हैं पुलिस वाले। तो यहाँ तो इतना बड़ा मजमा होगा, तो ये धमकी दे रहे हैं, ये दोनों तरफ धमकी दे रहे हैं, एक ऑपोजिशन भी और इधर ऑपोजिशन को PTI भी और अपने जो लोग हैं उनको भी, कि तुमने अगर जाना है वहाँ तो रास्ते में तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तुम बच के नहीं जाओगे, और अगर तुम किसी तरीके से बच के चले जाते हो और वो हमारे खिलाफ वोट डालते हो तो वापस भी आना तुमने, ये भी कह रहे हैं। तो फिर तुम्हारा हम पिटाई करेंगे हम। और उधर ऑपोजिशन को भी कह रहे हैं कि आप भी सोचें इस मजमे के जरिए आप कैसे, वो कह रहे हैं ऐसे अवामी रेफरेंडम होगा। अच्छा, अब रेफरेंडम होगा। अब रेफरेंडम अगर जलसों के ज़रिए रेफरेंडम होता तो फिर तो नून लीग के जो जलसे होते रहे वो तो बहुत बड़े जलसे थे। ये सारी बातें हैं, धमकियाँ हैं। आप देखिएगा, ये एक तरफ ये धमकी चल रही है कि हम आपको उस दिन देखेंगे आपके साथ क्या होता है, और ये फिजिकल धमकी, उधर स्पीकर की धमकी कि आपके जो वोट हैं उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे जी, उसको गिना भी नहीं जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई, उसको गिना भी नहीं जाएगा और आपको वोट डालने से पहले ही, हालांकि आईनी माहिरीन की राय तो अलग है, वो अलग है, वो सारे एक माहिर ने यही कहा है कि जी ये गलत इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। बड़ी सीधी सी बात है, जब तक वोट कास्ट नहीं होगा उस वक्त तक एक्शन नहीं लिया जा सकता। यहाँ तक कि एतजाज एहसन साहब ने, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने भी यही राय दी। साहब तो खैर चलो अच्छा हुआ उन्होंने कोई ऐसी बात भी कर दी। यही तो हैरान है। हाँ, आजकल वो दूसरे किस्म की बातें कर रहे हैं। बहरहाल अब मेरे दोस्त हैं तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, मगर बहुत लोग परेशान हैं कि ये किस किस्म की आईनी किस्म की ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ एक तरफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ अवामी ताकतें दिखाई जा रही हैं, और अवाम की ताकत वो दिखाई जा रही है, पीछे गवर्नमेंट खड़ी है, रेंजर्स खड़े हैं पीछे, या पुलिस खड़ी है, फिर रेंजर्स खड़े हैं, फिर 10,000 अवाम खड़ी है, जो कि जो जज्बा जिसका खान साहब कंटेनर में बैठ के लगे हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, इट्स कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सब कुछ जो हो रहा है। इसलिए आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने अब कहना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप देखिए ये क्या हो रहा है, आप सुबह मोटो नोटिस लें, आप हमारा ख्याल करें कि ये किस तरफ ले जाना चाह रही है हुकूमत। और आगे जो अगला जो स्टेप आ रहा है वो यही आ रहा है कि जिस दिन चौधरी हजरात ने और MQM ने मिल के और GDA ने मिल के और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोग मिल के, अगर 15-20 लोग मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और PDM के लोग और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ खड़े होकर कर देते हैं और कहते हैं आज से नेशनल असेंबली के अंदर हमने वी आर गोइंग टू स्टैंड विद ऑपोजिशन, तो एक्चुअली तो ख़त्म हो गई ना बात। वहाँ तो वोट हो गया, उन्होंने कह दिया कि जी हमारे 20 वोट इधर हैं उधर नहीं है, तो 20 वोट उनके 180 या 179 हैं, उसमें से 20 कम हो गए और 20 इधर बढ़ गए, ये 182 हो जाएंगे, वो 160-75 पे 60-65 पे चले जाएंगे। तो वो तो खत्म हो गई बात, फिर तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों नहीं इस बात की तरफ तो वो जाएंगे उस तरफ, मगर ये नहीं मानेंगे, ये फिर भी ये कहेंगे कि आओ असेंबली में आके दिखाओ क्या है, इधर खड़े होके दिखाओ क्या है। और इसीलिए वो रास्ते रोक रहे हैं, एक तरफ स्पीकर के जरिए रोक रहे हैं, एक तरफ आवाम के जरिए रोक रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो रेंजर्स की तैनाती या शेख रशीद साहब फौज के बुलाने की बात कर रहे हैं, इससे सिचुएशन को कंट्रोल या डिफ्यूज किया जा सकेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ, हुकूमत के पास पावर तो है अंडर आर्टिकल 245 जिसका हवाला उन्होंने दिया, वो सिविल आर्म फोर्सेस को एड ऑफ सिविल पावर बुला सकते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि ये तो उस सूरत में हुकूमत बुलाती है जब हुकूमत को कोई धमकी हो फ्रॉम पॉलिटिकल अनरेस्ट। अगर ऑपोजिशन वहाँ मजमा लेके आए और कहे हमने पार्लियामेंट की छुट्टी करानी है, तो फिर आप 245 लगा के और रेंजर्स को बुलाएं टू प्रोटेक्ट पार्लियामेंट, फौज को। अच्छा, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि आप बुलाना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपने लोग जो आपने वहाँ इकट्ठे किए हुए हैं और आपने जो असेंबली के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को आने वोट डालने की इजाज़त नहीं दे रहे, और ये धमकी दे रहे हैं ऑपोजिशन को कि अगर आप अपने लोग लेके आए तो हमने यहाँ रेंजर्स भी आपके खिलाफ खड़े किए हैं। मैं आपको ये बात कह दूं, मैंने पहले भी की है और मेरा क्लिप भी होगा, मैं फिर ये कह रहा हूँ, किसी सूरत में भी रेंजर्स जो हैं उनको अगर बुलाया भी गया तो आपको नज़र नहीं आएंगे रेंजर्स। किसी स्टेज पे भी रेंजर्स को ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त इस्टेब्लिशमेंट नहीं देगी। अच्छा, अब खान साहब ने अगर ये कोशिश की तो फिर ओपन हो जाएगी ये बात कि उन्होंने ऑर्डर्स ओबे करने से इनकार कर दिया, और वो होगा यही कि दिखावे के लिए वो आ जाएंगे, मगर इससे ज़्यादा वो कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा। और ये सिर्फ धमकी है, इसे कहते हैं ना पेपर टाइगर धमकी है,
क्योंकि जिस किस्म के तल्लकात इनके ख़राब हो चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो ये तवक्को करना कि एस्टैब्लिशमेंट इनको बेल आउट करेगी, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। ये अगर उन्हें न्यूट्रल रहना तो वो यहाँ भी न्यूट्रल रहेंगे। इनको कह देंगे कि जी हमारा ये ख्याल है, हमें जज एडवोकेट जनरल ने कहा है कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद इस चीज़ को डील करें। और मेरा ये ख्याल है कि इनको भी हिदायत यही की जाएगी बिहाइंड द सीन्स कि आप ये काम जो करने जा रहे हैं मत करें। अच्छा, ये मत करें। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आज PDM फैसला करती है कि हमने भी फिर अपने लोग लाने हैं, जी, तो फिर ये आप देख लीजिएगा कि इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। PDM का कोई नुकसान नहीं होगा, इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर होता ये है कि जब जमहूरियत बीमार होती है, खतरे में आती है, अस्पताल पहुंच ले जाया जाता है, वेंटिलेटर पे होती लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं जमहूरी फोर्सेस के दरमियान, तो फिर गुलदस्ता लेके कौन आता है वहाँ हॉस्पिटल बेड में? एस्टैब्लिशमेंट आती है। जी, एस्टैब्लिशमेंट गुलदस्ता लेके आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका क्या ख्याल है, वो जो गुलदस्ता लेके आती है आपका हाल पूछने आती है? नहीं, वो कहती है स्टेप असाइड, वो आपको कहते हैं आप रेस्ट करें। आप रेस्ट करें। तो ये जब ये आपस में जब लड़ाई होगी तो शॉर्ट टर्म में जब अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इंटरवेंशन करनी है जी, तो वो जो गुलदस्ता आएगा वो किसी और के लिए होगा, खान साहब के लिए नहीं होगा। हाँ। तो इसलिए नुकसान बहुत हो जाएगा खान साहब का। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी डेस्परेट टैक्टिक्स कर रहे हैं खान साहब। ये बेहतर यही होगा कि ये ना करें, बिकॉज इस वक्त हमारा मुल्क बड़े नाजुक मामले पे मोड़ पे खड़ा है। और वो आगे भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या किस किस्म के नाजुक बिल्कुल ऐसे ही है, नाजुक फैसले अभी होने वाले हैं और आने वाले दिनों में कौन कौन से नाजुक मकामात आ सकते हैं। सेठी साहब की प्रेडिक्शंस का सिलसिला जारी है और बात जो माइंड गेम की इमरान खान साहब करते हैं, सेठी साहब उसे खोल खोल कर बयान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन हम ऐसे में वज़रा का अनोखा रवैया देख रहे हैं। एक तरफ वो गरज बरस के अपोजिशन को प्रोवोक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो उनसे मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं और उनको ऑफर भी कर रहे हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें, बदले में देखेंगे आपको क्या दिया जा सकता है। तो क्या इस पर मामलात आगे बढ़ सकते हैं? ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मैंने अधूरा छोड़ दिया, फवाद चौधरी साहब जो कि रेफरेंडम की भी बात करें, वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं अपोजिशन को कि बात इतनी आगे ना बढ़ाएं कि फिर हम वापस ना जा सकें और फिर एक दूसरे को फेस ना कर सकें। शेख रशीद साहब भी बात करें सुलह सफाई की। ये एक ऐसा बिहेवियर है कि एक तरफ आप धमकी भी देते हैं और दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की भी बात करते हैं। अच्छा, जो गुलदस्ता जिसकी आप बात करें, वो टेबल पर भी बिठा सकता है दोनों को? टेबल पे बिल्कुल बैठा सकता है दोनों को, मगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑपोजिशन अब नहीं बैठेगी। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बैठेगी। देखिए, इस वक्त कमज़ोर ऑपोजिशन नहीं है, हुकूमत कमज़ोर है। तो अगर कोई टेबल पे बैठना चाह रहा है तो वो हुकूमत बैठना चाह रही है, ऑपोजिशन तो बैठना नहीं चाह रही। वो तो समझते हैं उनके पास नंबर्स आ गए हैं और अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी तो खान साहब गए। अच्छा, अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रहती तो खान साहब को बचा सकती। तो इसलिए उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट अब स्ट्रैटेजी बना ली है। खान साहब परेशान हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं बाहर निकल रही, इसलिए एक तरफ धमकी दे रहे हैं कि आपके साथ हम ये करेंगे। ये खान साहब ने कहा ना कि एक दफ़ा तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट करके देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उधर उससे पहले मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये एक तरफ ये चल रहा है और अब ये शुरू हो गया कि हालात ख़राब इतने हो जाएंगे कि फिर शायद दोनों बैठ के पाकिस्तान के लिए हम कोई रास्ता ढूंढने आगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑपोजिशन किसी सूरत में भी हुकूमत के साथ इमरान खान साहब को एक दिन और देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इमरान खान साहब बच भी जाते हैं, बिकॉज आखिरी वक्त पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से, अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, मगर क्योंकि अभी तक ये चल रहा है ना कि जी आखिरी वक्त पे शायद खान साहब की बेल आउट मिल जाएगी। इसीलिए तो वो चौधरी हज़रात तो सारे बैठे हुए हैं ना अभी कि शायद कोई इशारा आ जाए कि जी खान साहब को बचाओ। अभी तक तो नहीं आया, इसीलिए वो तैयार बैठे हैं खान साहब के खिलाफ जाने के लिए। तो इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या होगा? खान साहब को एक नई जिंदगी मिल जाएगी, ऑपोजिशन जो है वो डिफीट हो जाएगी। ऐसे ही है ना। मगर ऑपोजिशन के पास तो अब ऑलरेडी कुछ लोगों ने फैसले कर लिए कि उन्होंने PTI छोड़ना है अगली इलेक्शन के लिए, उससे पहले नून लीग को ज्वाइन करना है। इसका ये मतलब है ये सिर्फ थोड़ी देर की बात है ना। वो तो वहीं का वहीं उनका सपोर्ट बेस है। तो होगा क्या आगे? आना एक बजट। आज होगी मार्च। अगर आप समझें कि मार्च के आखिर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट,
ठीक। जी, अभी तो तक अगर तो कामयाब हो जाता है तो उसके बाद फिर एक नई हुकूमत आएगी, ठीक। जी अगर तो नई हुकूमत आती है और हफ्ते के अंदर अंदर असेंबली को डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस ऑर्डर कर देती है, तो इसका मतलब है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन कॉल होंगे, जी। तो अप्रैल में जून में जाके इलेक्शन होंगे। बजट, मगर जून में तो बजट होता है, तो इलेक्शन बजट से पहले होंगे या इलेक्शन बजट के बाद होंगे, तो ये बजट बीच में फंस जाएगा। और बजट जो आना है बड़ा ख़तरनाक बजट आना है, ये पहले मैं आपको बता दूँ। इसकी मलकियत कोई नहीं लेना चाहेगा, या वो हुकूमत लेना चाहेगी जो 5 साल के लिए आई है और उसको पता है कि बजट के ऊपर गाली पड़ेगी, मगर फिक्र नहीं, हम अभी 5 साल के लिए हैं, हम ठीक कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और जो हुकूमत जाने वाली है या जो हुकूमत फंसी हुई है, जिस तरीके से खान साहब की हुकूमत फंसी हुई है, वो अब अगले बजट में क्या करेंगी ऑलरेडी। और ये डिस्कस करते हैं कि IMF के साथ और डिले होने जा रही है, इकोनॉमी पे हमने बात कर ली, और तो इकोनॉमी इशारे- और गिरने जा रही है। अच्छा, अब ये सूरत हाल में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ऑपोजिशन के अंदर, हार गए तो क्या हुआ, हम फिर महीने के बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर देंगे, हम इनको जीने नहीं देंगे। महीने के बाद गुंजाइश आइन के मुताबिक बिल्कुल तो नहीं जितनी है। मर्जी, ये है ना एक वो बात चल रही है जी कि 6 महीने आप जी। वोट ऑफ नो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलती है, ये तब्दील हो गया हुआ है कानून, इसको चेक कर लिया जाए। अच्छा। वो फिर महीने के बाद अपने लोगों को इकट्ठा करके वो फिर आ जाएंगे, फिर करेंगे, वो उनको जीने नहीं देंगे इमरान खान को। लॉन्ग मार्च भी तो करना उनको। और उन्होंने लॉन्ग मार्चेस भी हैं बीच में, और जल्द से जुलूस हैं, और तो खान साहब जाएंगे कहाँ? अब वो खो बैठे हैं अपनी मेजॉरिटी। अच्छा, अब जब अपनी पार्टी में से लोग कूदने के लिए तैयार हैं, तो फिर रह क्या गया? और अगर ये बात अगले बजट तक जाती है और खान बजट देना पड़ता है, तो आप खुद सोचिए, वो बजट जब खान साहब देंगे तो उसके बाद तो अवाम यहाँ आके पकड़ लेगी खान साहब को। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऑपोजिशन ने ये सोचा है कि हम तो जीत ही सकते, हार नहीं सकते। कैसे? अगर जीत गए तो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो बजट निकाल लेगी, ठीक है। केयर टेकर गवर्नमेंट। जी, वो तो आई, उसने उनको बता दिया जाएगा जी ये इकदाम करने हैं, सारे अनपॉपुलर फैसले जो हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट कर जाए, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट घर चली जाएगी, सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, बदनामी उनकी होगी, वो घर चले जाएंगे, नई हुकूमत आएगी, वो चुप करके आके बैठ जाएगी, कहेगी ये तो पिछली हुकूमत कर गई, हम तो वही चला रहे हैं। तो वो तो ये चाहेंगे कि या केयर टेकर गवर्नमेंट ये फैसला करे अगले बजट का, या इमरान खान साहब अगले बजट का फैसला करें। दोनों सूरतों में विन विन ऑपोजिशन हाँ, के लिए। दोनों सूरतों में विन विन। तो अगर फौरी तौर पे इलेक्शन होते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अगला बजट करेगी, और अगर जून जुलाई अगस्त में जाके इलेक्शन होते हैं तो फिर अल्लाह खैर सल्ला जून का बजट खान साहब करेंगे, और फिर वो भुगतेंगे कि उसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वज़रा जो कह रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात पे भी बैठ के बात हो सकती है, इमरान खान साहब की तायीद है इन बातों को हासिल? बिल्कुल, ये जो बातें चल रही हैं ना, दो चीजें चल रही है ना साथ साथ। एक तरफ तो धमकियां चल रही जी। हैं, दूसरी तरफ ये बिल्कुल कोशिश करना चाह रहे हैं ऑपोजिशन के साथ कि किसी तरीके के साथ इनके से बातचीत की जाए। यहाँ तक कि अगर इलेक्शन इन्होंने इनको अर्ली इलेक्शन चाहिए तो चले इस साल के आखिर में आप इलेक्शन ले लें हमसे, मगर ये तो अब उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर यू टर्न मार के और भाग जाएंगे और कुछ और कर लेंगे और इनको जेलों में डालना शुरू कर देंगे, या कोई इमरजेंसी लगा देंगे, या कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसलिए खान साहब अब जो मर्जी कहें, ऑपोजिशन ने उनकी बात नहीं माननी, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों ऑपोजिशन ने धावा बोल देना और खान साहब की हो जानी छुट्टी। अच्छा, और तो इसलिए इट्स अ विन विन फॉर तो ऑपोजिशन। ये कयास आराइयाँ क्यों है कि बात अदम एतमाद तक जाएगी नहीं, उससे पहले पहले मामलात तय कर लिए जाएंगे? अच्छा, वो तय कैसे कर लिए जाएंगे? कैसे? उसका वही तरीका है कि जी 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अब अनाउंसमेंट हो जाए कि 20 लोग छोड़ के अलाइज के वो चले गए। अक्सरियत खत्म हो गई हुकूमत की, ये तरीका। एक तो मॉरल अथॉरिटी उड़ गई जी, उसके बाद तो मतलब जो मर्जी कर ले, मामला ख़त्म। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जब चल रहा होगा तो शायद कोई ऐसी फैसला ना आ जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फॉरेन फंडिंग केस है वगैरह वगैरह, वहाँ से कोई फैसला आ जाता है और खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वो एक जलसा करने पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी कर रखा है। खैर वो उसके साथ मामूली है तो वो, वो हाँ। मामूली सी चीज़ है, मगर ये फॉरेन फंडिंग बड़ी सीरियस चीज़ है। जी, इसके ऊपर किसी स्टेज पे भी जब फैसला आ सकता है, और ये मैं आपको बता दूं, जब फैसला आएगा तो खान साहब के खिलाफ आएगा। अच्छा, और वो फैसला बड़ा ख़तरनाक होगा। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब के ऊपर अब प्रेशर पे प्रेशर आ रहा है, और जितना मर्जी लड़ लें, आखिर में इनकी लड़ाई ऑपोजिशन के साथ नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ है।
और इस्टेब्लिशमेंट इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। ये एक खसूसियत है इस्टेब्लिशमेंट की कि जब वो किसी के ख़िलाफ़ हो जाती है तो ख़िलाफ़ हो जाती है, फिर अगर कोई मजबूरी हो तो उसके तहत फिर वो नाराज़गी दूर हो जाती है। हम हमेशा ऐसे ही हुआ है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 90 में निकाला तो इमरान नवाज शरीफ साहब को लेके आए, नवाज शरीफ साहब के साथ नाराज़गियाँ हो गई तो उनको निकाल दिया और मोहतरमा के साथ आओ जी हेलो आए करके इन एंड आउट की ये गेम चलती रही। तो अब एक बार फिर हम वही खान देख साहब रहे की हैं। बारी आई हुई है बट ही वाज द ओनली ऑप्शन। ही वॉज द ओनली ऑप्शन एट वन टाइम। मगर अब हुआ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है, और मैं फिर ये कहूँगा कि जितनी मर्जी नरमी नवाज शरीफ साहब दिखाते, जितनी मर्जी अपोजिशन अपने लोगों को जलसे जुलूस करती, ये मामला ख़राब नहीं होना था अगर दो चीज़ें ना होती। इनकी कारकर्दगी बेहतर होती, अवाम इनके ख़िलाफ़ ना होती जिस हद तक वो हो गई है, और इस्टेब्लिश को ये तंग ना करते, उनके पाँव के ऊपर पाँव ना रखते, नवंबर ना आता और परफॉर्मेंस अच्छी होती, तो ये जो मर्जी कर लेती अपोजिशन, इन्होंने बेचारों को बैठना पड़ता अगले इलेक्शन तक। तो चक्कर की जो बातें हो रही हैं, ऐसे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं जो कि मुख्तलिफ शुबहात को तक़वियत दे रही हैं। वो क्या हो सकती हैं, सेठी साहब की इस पर क्या राय है? ब्रेक के बाद आएंगे, जानेंगे सेठी साहब से। वेलकम बैक। अच्छा सेठी साहब, एक साजिशी थ्योरी ये भी चल रही है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नहीं चाहते कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहें, जबकि चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ तो हमारे ताल्लुकात मिसाली हैं। चाइना का विजिट बहुत मिसाली रहा, ऐसा ही है? इसका पहला जो लेग है इस थ्योरी का, दो टांगे होती है ना, इसका एक टांग ये है कि जी अमेरिका और यूरोप जी हमारे खिलाफ है, वो चाहते हैं कि हम छुट्टी हमारी हो जाए। क्यों? क्योंकि हम रूस चले गए, हम चाइना के बड़े करीब हैं वगैरह वगैरह, ठीक, और यूक्रेन में हमने उनका साथ नहीं दिया, तो इसलिए वो हमारी छुट्टी कराना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने ये चला रहे ना, ताकि यहाँ पॉपुलिज्म जो है ना, आवाम बड़ी हो जाए अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका के खिलाफ सारे ही हैं जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट चलाई थी कैंपेन। बिल्कुल, इन्होंने भी वही ड्रामा यहाँ किया अमेरिका के खिलाफ। मगर अब फिर इसके ये तो एक नेगेटिव चीज़ है ना, मैंने कहा कोई पॉजिटिव चीज़ भी तो करे ना। कोई इमरान खान साहब अब जाके रिबन्स भी तो काट रहे हैं ना अपनी कारकर्दगी के ऊपर, मैंने ये किया, मैंने एहसास प्रोग्राम किया, वो भी तो ड्रामा अब शुरू कर दिया ना। पहले गाली गलौज चल रही थी, अब अपनी कारस्तानियाँ बता रहे, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आजकल जलसों में यही शुरू कर दिया ना, डील के बाद गाली गलौज बंद हो गई है, अब ये शुरू हो गया। हाफिजाबाद में अपने मंसूबे बताए, गिनवाए उन्होंने। अब उस मंसूबे के अंदर पॉजिटिव चीज़ ये है कि जी चीन और सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, वो नहीं चाहते कि इमरान खान की छुट्टी हो, ये अमेरिका और वेस्ट चाहता है हमारी छुट्टी हो। अच्छा। क्योंकि जाहिर है यहाँ एक तो मुसलमान जो हैं बड़े प्रो सऊदी हैं, दूसरे जो है चाइना के तो वैसे ही हम बड़े सारे प्रो हैं, तो थ्रू आउट चाइना इज आवर ऑल वेदर फ्रेंड, ठीक है। तो ये ड्रामा शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ, चाइना आपसे बड़ा नाराज़ है। जब से खान साहब आए हैं, सिपेक बैठ गई है, और खान साहब की हुकूमत ने IMF को सारे जो मुआहदे नवाज शरीफ साहब के थे सिपा के साथ, वो उनके हवाले कर दिए। चाइना की एक कंडीशन ये थी कि आप हमारे मुआहदे जो हैं ये पब्लिक में नहीं जाने देंगे। इसीलिए आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शहबाज शरीफ साहब ने भी कभी जो मुआहदे हुए थे चाइना के साथ, इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ऑरेंज ट्रेन हो जाए या जो भी हो जाए, उन्होंने कभी बताई नहीं थी। उन्होंने यही कहा था कि हमने पूरी ऑक्शनिंग की है, सस्ते से सस्ता काम किया है। मगर हमारा अग्रीमेंट ये है कि चाइना के साथ हमारा बड़े दोस्त हैं, उन्होंने हमने कहा कि जी हम दुनिया में कर रहे हैं सब कुछ, तो यहाँ डिटेल्स मत दें। तो इन्होंने सारे डिटेल्स IMF को दे दिए। अब इसके ऊपर IMF ने आगे लीक कर दिए और बड़े मजमून लिखे जा रहे हैं कि चाइना किस तरीके से इस्तेसाल करता है मुल्कों का। श्रीलंका में चाइना ने कैसे इस्तेसाल किया श्रीलंका का, पाकिस्तान में कैसे कर रहा है वगैरह, अफ्रीका में कैसे कर रहा है। चाइना बड़ा नाराज़ है कि इनकी हुकूमत ने ये दे दिया सारा। दूसरी चीज़ ये, सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए आके। चाइना ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे यहाँ, वो सारे रुक गए क्योंकि खान साहब ने ये फैसला किया है कि हम और चाइना से हमने नहीं लेना। और तीसरी चीज़ कि इस्टेब्लिशमेंट का और खान साहब का यही फैसला था 2 साल के बाद कि IMF के पास जाना है। पहले साल ये नहीं गए, याद होगा असद उमर साहब धनधनाते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम खुदकुशी कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, मगर नहीं जाएंगे, फिर जाना पड़ गया। तो ये पॉलिसी शिफ्ट हुई थी। तो पहली बात तो ये है कि चाइना इज़ वेरी अनहैप्पी विद दिस, वो इनसे नाराज़ हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है, सऊदी अरेबिया इनसे नाराज़ है, क्योंकि ये मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि MBS यहाँ बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। ग्वादर के अंदर हम रिफाइनरी लगाएंगे, $10 बिलियन
डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो जी। करेंगे। मगर खान साहब ने उनको बहुत नाराज़ कर दिया 2-3 चीज़ों के ऊपर। एक, उन्होंने कहा था कि हमारी हेल्प करें यमन के ख़िलाफ़, जो कि इन्होंने ना कर दी। जी। इन्हें काम नहीं कर सकते। फ़ौज चाहती थी कि खुफिया तौर पे कोई थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दें, अच्छा। उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। मगर इन्होंने जिस किस्म की बातें की वो बड़े अपसेट हो गए वो, क्योंकि उन्होंने कहा यार जब हमें ज़रूरत है, तकलीफ़ है, तो आप हमारा साथ नहीं दे रहे और पैसे लेने के लिए आ जाते हो, तो ये क्या ये मजाक बनाया हुआ है हमारे साथ। एक तो ये, फिर इसीलिए वो एक पहली नाराज़गी। दूसरी नाराज़गी हुई कि खान साहब ने टर्की के साथ बैठ के और मलेशिया के साथ बैठ के एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की। उसका अनुमान ये रखा कि हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ हैं, बट दरअसल इस्लामोफोबिया या जो भी है एक पूरी एक 55 नेशन OIC बनी हुई है जिसका काम है ये सारी चीज़ों के बारे में करना। आप उसके मेंबर हैं, आप सारे उसके मेंबर हैं और सऊदी अरेबिया उसका लीडर है इस वक्त, उनकी बारी है। और उनके साथ आपने ये जाके एक नया चीज़ करने की कोशिश करी, वो नाराज़ हो गए। इसीलिए उन्होंने कहा था आपको कि आपने मलेशिया नहीं जाना। याद है आपको, इन्होंने जाना था मलेशिया, फिर इनको कैंसिल करनी ट्रिप पड़ गई, बिकॉज उन्होंने हमारी फ़ौज के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये करिए, इन्होंने इनको रोके इस चीज़, तो नाराज़ हो गए। तीसरी नाराज़गी हुई जब खान साहब चले गए न्यूयॉर्क और वहाँ बैठ के इन्होंने एक इंटरव्यू दे दी और ये कहा मैं तो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सालसी करवाना चाहता हूँ। ऐसे लगा जैसे सऊदी अरेबिया ने इनको कहा कि आप कर दो हमारे दरमियान। सऊदी अरेबिया का ये तो हमें इतना कमज़ोर बना रहा है कि हम इसके ज़रिए जा रहे हैं, हमने अगर बात करनी है तो खुद कर लेंगे उनके साथ, हमने तो इसको नहीं कहा, मैंडेट नहीं दिया कि तुम जाके करो। वो ऐसे लगता है कि हम तकलीफ में हैं, हम ईरान के साथ करना चाह रहे हैं, हालांकि नेगोशिएशन में आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन से करते हैं और वो कर भी रहे हैं बात डायरेक्ट ईरान के साथ। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा कि तू छलांग मार के आ गया, ये ऐसी तेन किया ही कोई नहीं, और ये ऐसे इंप्रेशन दे रहा है जैसे कि हमने इनको कहा कि आप मीडिएट करें। अभी भी ये लगे हुए हैं कि हम अमेरिका के दरमियान और चाइना के दरमियान भी हम रोल प्ले कर सकते हैं, और रशिया यूक्रेन के दरमियान एवरीवेयर अभी भी लगे हुए। हाँ जी, ये सब ड्रामा है। ये हमारे जो इनके जो सपोर्टर्स हैं ना, उनको गोली देने के लिए। तो सेठी साहब OIC का जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास होने जा रहा है उसमें इमरान खान साहब, अच्छा अब ये क्योंकि OIC का भी होने जा रहा है तो उससे पहले ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि OIC सऊदी अरेबिया आ रहा है, सब ये हो रहा है और ये तो हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, ये पुरानी चीज़ सेटल हुई हुई थी कि जी कौन आएगा और कैसे आएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये वही फ़लसफ़े का हिस्सा है जिससे पहले अमेरिका को टारगेट किया और यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, और फिर दिखाने के लिए कि हम दुनिया में हमारे दोस्त भी हैं। ऐसी नहीं बात कि हमारे दोस्त कोई नहीं है। और जी देखो जी चाइना हमारा दोस्त है, सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है, चाइना सिपेक दे रहा है, सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन दे दिए हमें। ये नहीं पता कि वो कह रहे हैं कि $3 बिलियन एक बटन दबाएंगे तो उस दिन वापस करने पड़ जाएंगे। आपने कहीं डिफ़ॉल्ट की तो सारे वापस करने पड़ जाएंगे। आज अगर कोई सैंक्शंस लगते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कि वो लगाने जा रहे हैं अमेरिका वाले, वहाँ सेनेट के अंदर एक बिल पेश हो गया, वो भी एक धमकी है, सिफारिश की गई है, धमकी है टू डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट, एज अ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। वो भी FATF की तरह एक तलवार लटकाना चाह रहे हैं आप। तो सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पानी उनके यहाँ तक चढ़ा हुआ है एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न। तो इमरान खान साहब इस वक्त इंटरनेशनली कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। अच्छा, और अभी मोईद यूसुफ साहब ने जाना था UK, मोईद यूसुफ साहब ने जाना था तो कैंसिल होगी ना ट्रिप। तो वो खबरें आ गई है ना कि यहाँ के मामले पे जो पाकिस्तान ने पोजीशन ली उस पे जी तो उन्होंने ट्रिप ही कैंसिल कर दी, उन्होंने कहा जाओ नहीं आने की जरूरत। तो ये हो गया है, आप आइसोलेटेड हैं, डोमेस्टिकली अवाम आपके खिलाफ हो चुकी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ हो चुकी है, चाइना भी आपके खिलाफ है, सऊदी अरेबिया भी आपके खिलाफ है, आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंक्लूजन। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त गहरे बादल छाए हैं, गरज चमक तो अपनी जगह पर जारी है, लेकिन देखना यह है कि ये बादल बरसेंगे या मतला साफ हो जाएगा और हम नीला खुला आसमान देखेंगे। पेशगोइयों के अंबार हैं, आने वाले दिनों में ये सब सच साबित होती हैं या कोई और सूरत हाल डेवलप होती है। सेठी साहब से कोई सवाल इस बारे में आप पूछना चाहें तो इस नंबर पर वीडियो मैसेज के जरिए सवाल भेजिए, हमें फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।